आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी थी ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट जेकेएसएसबी एग्जाम्स। आज का हमारा लेक्चर रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन इंग्लिश। बिना टाइम वेस्ट करे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज which word among the following will come in the second place if all of them are arranged alphabetically as in dictionary। देखो क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था इंग्लिश के। इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं कि अगर आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पर, आपने उनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है पहले, और फिर देखना है सेकंड प्लेस पे कौन सा वर्ड आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे करना है हमने। पहले देखो सब में ई आ रहा है तो ये सब इक्वल है, डिक्शनरी में ऐसे ही हम वर्ड ढूंढते हैं। देन सेकंड प्लेस में यहां पर एन आ रहा है, यहां पर एफ है, यहां पर भी एन है, यहां पर भी एन है। इसका मतलब आइदर ये पहले होगा एफ वाला या ये एन वालों में से कोई एक पहले होगा। तो आपको पता है अल्फाबेटिकली एफ पहले आता है, इसका मतलब सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा हमारा, एफ्लोरेसेंट। ठीक है, अब इन तीन वर्ड्स में से सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा। देखो इन तीनों वर्ड्स में सेकंड नंबर पे एन है, यहां पर भी एन है सेकंड नंबर पे, यहां पर भी एन है, यहां पर भी एन है। अब थर्ड नंबर पे चलते हैं, यहां पर टी है, यहां पर भी टी है, और यहां पर क्या है, एस है। ठीक है, यहां पर क्या है, एस है। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि पहले एस आता है कि टी आता है। तो अगर आपको अल्फाबेट्स का पता है तो आपको पता है पी क्यू आर एस टी, इसका मतलब पहले एस आता है फिर टी आता है। इसका मतलब सेकंड नंबर पे आपका कौन सा वर्ड आएगा, इंश्योर आएगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो गया, क्योंकि आपने बताया था कि सेकंड प्लेस में कौन सा आता है। तो सेकंड प्लेस में कौन सा आएगा, इंश्योर आएगा, अगर हम इनको अल्फाबेटिकली लगाते हैं। अगर आपको थर्ड या फोर्थ पूछा होता तो आप कर सकते थे आराम से। देखो अब इनका थर्ड टी है, इसका भी टी है, थर्ड इसका भी टी है, इसका फोर्थ आर है, इसका भी फोर्थ आर है। अब आपने फिफ्थ वर्ड देखना, इसका फिफ्थ वर्ड वाई है, इसका फिफ्थ वर्ड ई है। तो पहले ई आता है, इसका मतलब थर्ड नंबर पे इंट्रीट आएगा और फोर्थ नंबर पे हमारा इंट्री आएगा, अगर हमें अल्फाबेटिकली लगाना होता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, तो ये इजी क्वेश्चन है, आप इजीली कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और एक ये क्वेश्चंस भी आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब आपको एक डेफिनेशन दी हुई होगी, उस डेफिनेशन का आपने वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है कि उसकी जगह, मतलब वो किस वर्ड की डेफिनेशन है ये बताना है आपने सिंपल इस क्वेश्चन में। अब क्या हमारे पास सेंटेंस है, अ पर्सन हु इज स्किल्ड एट कंबाइनिंग मूवमेंट्स इनटू डांसेस टू बी परफॉर्म। देखो अब जब डांस परफॉर्म होते हैं उसमें जो मूवमेंट्स होती हैं वो कौन सिखाता है डांसर को, ये आपको पता होगा। देखो कैलीग्राफर होता है, क्यूरेटर होता है, कोरियोग्राफर होता है। कौन होता है, तो कोरियोग्राफर का काम होता है, वो क्या करता है, डांस में जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं वो एक डांसर को सिखाता है। कैलीग्राफर क्या होता है, कैलीग्राफर वो पर्सन होता है जिसकी हैंड राइटिंग की स्किल्स बहुत अच्छी होती है, तो उसको बोलते हैं कैलीग्राफर। ठीक है, क्यूरेटर होता है, देखो जितने बड़े बड़े म्यूजियम होते हैं ना, उनमें एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है कि वो उनकी लुक आफ्टर करें, तो क्योर करने के लिए, तो उसको बोलते हैं क्यूरेटर। तो म्यूजियम वगैरह में जो हमने सामान रखा होता है उसका ध्यान रखने के लिए हम जो पर्सन को अपॉइंट करते हैं, दैट इज नोन एज क्यूरेटर। कैलीग्राफर होता है वो पर्सन जो जिसकी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग स्किल्स होती हैं। और कोरियोग्राफर की डेफिनेशन तो आपको पता चल गई, अ पर्सन हु इज स्किल्ड एट कंबाइनिंग मूवमेंट्स इनटू डांसेस टू बी परफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आपने अप्रोप्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। आई रिमेंबर दैट नाइट, मुझे वो रात याद है। यू डैश दैट रेड ड्रेस। ठीक है, यू डैश दैट रेड ड्रेस। ठीक है, यू वर वेयरिंग, यू इज वेयरिंग, यू वर, यू वेयर्स। देखो सबसे पहली बात, ये बात पुरानी है, आई रिमेंबर दैट नाइट, इसका मतलब ये पास्ट की बात हो रही है। तो प्रेजेंट वाले तो आ नहीं सकते, इज वेयरिंग भी आ नहीं सकता, वेयर्स भी नहीं आ सकता। वेयर्स प्रेजेंट में यूज होगा, और यू के साथ वैसे भी एस और ईएस नहीं लगता है, तो वेयर्स तो आ ही नहीं सकता। तो ये अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, एक वर वेयरिंग और दूसरा वर। देखो अगर आप वर को प्लेस करते हो तो आगे आपको कोई सेंस ही नहीं बने, यू वर दैट रेड ड्रेस, कोई सेंस है नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए पार्ट, यू वर वेयरिंग दैट रेड ड्रेस। मुझे वो रात याद है जब आपने क्या पहना था, रेड ड्रेस पहना था। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो जरूरी नहीं है आपको टेंसेस बहुत अच्छे से आने चाहिए, आप सिंपल एक, मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर अगर आप जेकेएसएसबी क्वेश्चंस को देखें, अगर आप एक लाइन का सेंसिबल मीनिंग निकाल पा रहे हैं तब भी आप इसमें टेंसेस को इजीली फिल कर सकते हैं। अब हमने बताना है विच ऑफ द अमंग फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडजेक्टिव, इनमें से एडजेक्टिव कौन सा है। ठीक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एडजेक्टिव एडवर्ब बताया था। एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं नाउन और प्रोनाउन को। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, सेल्फिश गर्ल। ठीक है, सेल्फिश गर्ल और सेल्फिश बॉय। तो ये गर्ल या बॉय क्या है, ये नाउन है, सेल्फिश क्या है, उसको एक क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, जैसे आप ब्यूटीफुल गर्ल लिख सकते हो,
ब्यूटीफुल क्या है, ये एक बेसिकली क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है गर्ल को कि वो ब्यूटीफुल है। तो मतलब ये जो वर्ड हो जाते हैं जो क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं किसी नाउन को या प्रोनाउन को, उनको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। तो अब भी आपने इनमें से एडजेक्टिव बताना है कौन सा है, ठीक है। फुलिश, कार्नेशन, वेगन और वुमेन, ठीक है। वुमेन तो नाउन है, सबको पता है। वेगन और कार्नेशन भी नाउन होता है। फुलिश जो वर्ड है ना, उसको हम एडजेक्टिव के तौर पे यूज कर सकते हैं। जैसे हम ऐसे बोलते हैं ना, ही इज अ फुलिश पर्सन, इज अ फुलिश पर्सन। तो अगर आप फुलिश पर्सन लिखते हो, इसका मतलब क्या है, पर्सन एक क्या है, पर्सन को वो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है फुलिश। तो फुलिश किसका काम कर रहा है, यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। अब कार्नेशन, अगर ये जो नाउन है कार्नेशन, वैगन और वुमेन, इस वुमेन तो आपको पता है। वैगन क्या होता है, देखो वैगन, अगर आपने कोई ट्रेन देखी हो, ट्रेन जिसमें खाली डब्बे होते हैं जिसमें आप लोड वगैरह लेके जाते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वैगन। वैगन वो ट्रेन के डिब्बे होते हैं जहां पर हम लोड वगैरह उठा के लेके जाते हैं, ठीक है। कार्नेशन एक तरह का फ्लावर होता है, ठीक है। व्हाइट, पिंक या रेड कलर के फ्लावर होते हैं जिनकी बहुत अच्छी सुगंध होती है, उनको कार्नेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये नाउन है तीनों, और फुलिश हमारा किसकी तरह यूज होगा, एज एन एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस। इनमें से आपने बताना है कि जो वर्ड है उसका करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है। एक्नॉलेज, ये वर्ड है एक्नॉलेज, ठीक है। एक्नॉलेज को कैसे लिखते हैं, ए की तरह लिखते हैं, ACKNOLEDG। सेकेंड पार्ट की तरह लिखते हैं, थर्ड पार्ट की तरह लिखते हैं, और फोर्थ पार्ट की तरह ACKNOWLEGE। देखो अगर आपको नॉलेज का स्पेलिंग भी आता हो ना, तब भी आप इजिली यहां से कर सकते थे एक्नॉलेज का स्पेलिंग। तो एक्नॉलेज, बेसिकली एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है, देखो एक्नॉलेज होता है कि हम किसी चीज को मान लें कि ये चीज सही है। जब हम किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि ये चीज सच है, तो वो एक्सेप्टेंस या किसी चीज को एक्सेप्ट करना या एडमिट करना कि हाँ ये बात सही थी, उसको बोलते हैं एक्नॉलेज। जो कि हम अपनी लाइफ में नहीं करते हैं, जो हमें करना चाहिए। अगर हमने कुछ गलत करा है तो उसको मानना चाहिए, आपको मानना चाहिए कि मतलब ये चीज सही थी और मैं वहां पर गलत था। दैट थिंग इज नोन एज एक्नॉलेज, उसका स्पेलिंग आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन साइनोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। आपको क्या करना है, इस वर्ड ये जो दिया हुआ है इसका साइनोनियम बताना है। तो साइनोनियम एंटोनियम्स में क्वेश्चन आते हैं। साइनोनियम होता है सेम मीनिंग वाला वर्ड बताना है, एंटोनियम्स होता है डिफरेंट मीनिंग वाला, अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड बताना होता है। असेंशियल, आपको पता है जरूरी चीज के लिए असेंशियल वर्ड यूज किया जाता है, इसका साइनोनियम बताना है। नीडलेस होता है, सुपरफ्लूअस होता है, इनसिग्निफिकेंट होता है, इंडिस्पेंसेबल होता है। तो इंडिस्पेंसेबल होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, अगर कोई है जिसके बिना आप रह ही नहीं सकते, उस चीज को बोलते हैं इंडिस्पेंसेबल, उसके लिए वर्ड यूज होता है इंडिस्पेंसेबल। तो ये एसेंशियल चीज का वर्ड है। ये जो बाकी तीनों वर्ड है ना, ये इसके अपोजिट में आ जाते हैं। जैसे नीडलेस, जिस चीज की आपको जरूरत ना हो। एसेंशियल होता है जरूरी, नीडलेस होता है जिसकी आपको जरूरत ना हो। सुपरफ्लूअस होता है, देखो अगर सपोज करो आपको थोड़ी चीज चाहिए बट आपको ज्यादा मिल जाती है, दैट इज नोन एज सुपरफ्लूअस। तो आपको कम चाहिए थी, ज्यादा मिल जाती है, तो ज्यादा मिल जाती है तो वो आपके लिए एसेंशियल तो नहीं हुई ना। तो ये सुपरफ्लूअस का ये मतलब होता है। इनसिग्निफिकेंट चीज का मतलब होता है जिसकी आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस टू यू, उसके लिए हम इनसिग्निफिकेंट यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिस्पेंसेबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Which of the following words cannot be formed by using only and only the letters available in the word magnificent? देखो magnificent ये जो word है, इस वर्ड की हेल्प से हम इनमें से कौन सा वर्ड बना सकते हैं, कौन सा वर्ड नहीं बना सकते। मतलब हमने वर्ड यहीं से उठाने, मैग्निफिशेंट से उठाने, और इनमें से देखना हम कौन सा वर्ड नहीं बन सकता, ठीक है। देखो ACENT, तो देखो यहाँ पर ACENT है, हाँ ए है और सेंट भी है, तो मतलब ये सारे वर्ड यहीं से उठाए हुए हैं, तो ये तो बन सकता है। सेंट ये यहाँ से उठाया, ये भी बन सकता है। गेन की बात करें GAIN, ये भी यहां से बन सकता है। फेयर नहीं बन सकता वहां से, क्यों, क्योंकि एफ जो है वो मैग्निफिशेंट में, एफ है मैग्निफिशेंट में, ए भी है मैग्निफिशेंट में, आई भी है, बट आर तो नहीं ना, आर मैग्निफिशेंट में नहीं है। आर मैग्निफिशेंट में नहीं है, इसका मतलब हम फेयर को मैग्निफिशेंट से बना नहीं सकते, और यही आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन सिंपल है, बट आप अगर पेपर देने जाते बिना आपको ये नॉलेज होती किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इन क्वेश्चन को समझने में बहुत टाइम कंज्यूम होना था वहां पर। ये सारा टाइम हम सेव कर लेते हैं जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। यही इंपॉर्टेंस होती है मेनली PYQs को सॉल्व करने की। और आपको एक और चीज याद रखनी है कि जब मैं ये आपको पढ़ा रहा होता हूँ, आपको ना पहले खुद अटेम्प्ट करना चाहिए, अपना स्कोर देखना चाहिए कि कितना आ रहा है, उसके बाद आपको यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन को सुनना चाहिए। ये एक तरह का मॉक का काम ही करेगा आपका फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। यहां से हमने बेसिकली एक टेंस आर्टिकल उठाना है इन फिलअप्स को फिल करने के लिए। We lay on dash grass and watch the star। हम ग्रास यहाँ पे मतलब ग्राउंड पे लेट गए, ठीक है, और हमने क्या देखे, स्टार्स देखे।
ए ग्रास आएगा, एन आएगा, द आएगा, इट तो आ ही नहीं सकता। ए एन या दा में से देखो एन तो नहीं आएगा, आपको पता है ए आई ओ यू, अगर आपने वो कंसेप्ट देखा। ए आप सोचोगे कि ए ग्रास आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है और इसके पीछे ए आता है, जबकि इसका आंसर होगा द। देखो आपका ग्राउंड स्पेसिफिक है, आप एक पर्टिकुलर ग्राउंड की बात हो रही है कि आप उस ग्राउंड में, जैसे सपोज को आपके घर के बाहर कोई छोटा सा ग्राउंड है, आप वहां पर लेटे और आपने स्टार्स को देखा, तो वो जो पर्टिकुलर ग्राउंड है, पर्टिकुलर ग्रास है जिसकी बात हो रही है, तो जब पर्टिकुलर चीज की बात हो रही होती है उसके लिए धा यूज होता है हमेशा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। सिर्फ ये नहीं देखना होता कि ये कॉन्सोनेंट है तो इसके पीछे ए आएगा, ये वोवल है और उसके पीछे एन आएगा, ऐसा नहीं देखना होता। ये भी देखना होता है कि वो पर्टिकुलर चीज, अगर कोई चीज पर्टिकुलर है तो उसके लिए हमेशा द यूज होता है, ठीक है। तो वी ले ऑन द ग्रास एंड वॉच द स्टार्स। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फ्रॉम अमंग द ऑप्शंस टू मेक देम मीनिंगफुल सेंटेंस। तो हमें प्रीपोजिशन यहां पर भरनी है। द सन इज डैश द क्लाउड, द सन इज डैश द क्लाउड, फ्रॉम द क्लाउड, अबव द क्लाउड, फॉर द क्लाउड और बाय द क्लाउड। तो यहां पर आएगा अबव द क्लाउड। जो सन है वो क्लाउड से अबव है, अबव मतलब हायर है हाइट में देन द क्लाउड्स। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। तो अबव वहां पर यूज होता है जहां पर हमें किसी चीज का हाई लेवल दिखाना हो। एक चीज है उससे दूसरी चीज हाई लेवल पे है, मतलब हाइट में ऊपर है, तो उसको दिखाने के लिए हम अबव यूज करते हैं। टेम्परेचर को दिखाने के लिए अबव यूज करते हैं, जैसे अबव 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ऐसे भी अबव यहां पर भी यूज किया जा सकता है। फ्रॉम तो मैंने आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बताया था, फ्रॉम हम यूज करते हैं ओरिजिन को दिखाने के लिए किसी चीज का, ठीक है। जैसे ही इज फ्रॉम जम्मू ऐसे बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या बताने के यूज करते हैं, जैसे कॉज बताने के लिए, जैसे ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैंने आपको ये एग्जांपल दी थी। और भी हम डायरेक्शन को बताने के लिए भी यूज करते हैं, कमिंग फ्रॉम जम्मू ऐसे हम यूज करते हैं। तो कहां से वो आ रहा है उसके लिए भी फ्रॉम यूज करते हैं, ठीक है। ये आपको देखना है। फॉर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपको सिंस फॉर का फर्क पता है, आई होप आपको पता होगा, ये टेंसेज में भी है। सिंस बताता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है यहाँ पर, ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे हम बोले सिंस मॉर्निंग, आई एम स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, में मॉर्निंग से क्या कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। तो मॉर्निंग एक स्पेसिफिक बात हो रही है मॉर्निंग की यहाँ पर, ठीक है। जैसे हम बोले ही स्लीपिंग फॉर 6 आवर्स, तो फॉर 6 आवर्स मतलब वो 6 घंटे लगातार सो रहा है, मतलब यहाँ पर एक पीरियड की बात है, 6 घंटे के बीच के पीरियड, पूरे पीरियड को इंक्लूड किया है यहाँ पर, एक स्पेसिफिक बात नहीं। जैसे फॉर 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स, ठीक है, एक 10 ईयर्स एक पीरियड की बात हो रही है। और जब भी कभी एक पीरियड की बात होगी तो फॉर यूज करोगे जब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे सिंस 9 AM, सिंस मॉर्निंग, तो वहां पर आप क्या यूज करोगे, सिंस यूज करोगे, ठीक है। अगर हम बाय देखें तो बाय प्रीपोजिशन के भी बहुत से यूजेस होते हैं। जैसे बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को बताने के लिए भी यूज होता है, जैसे आई एम ट्रैवलिंग बाय बस, आई एम ट्रैवलिंग बाय कार, हम ऐसे बोलते हैं ना, तो बाय वहां पर भी यूज होता है। जैसे कोई बुक है वो किसी ने लिखी हुई है, तो कौन डूअर है, मतलब कौन काम कर रहा है, उसके लिए भी यूज होता है। जैसे दिस बुक इज रिटन बाय मी, ठीक है, तो आप जैसे लिखा होता है बाय माजिद हुसैन, बाय दिस इज इसकी बुक है, ठीक है, बाय लक्ष्मीकांत, तो ऐसे आप बाय याद रख सकते हो, इनके लिए भी बाय यूज होता है। और बाय कहाँ यूज होता है, आप नेक्स्ट टू को बताने के लिए, मतलब बिसाइड वर्ड जो होता है ना, अगर आपने इंग्लिश में सुना होगा बिसाइड वर्ड का मतलब होता है साथ में। जैसे ही इज स्टैंडिंग बाय मी, वो मेरे साथ खड़ा है, तो वहां पर भी बाय यूज होता है, ठीक है। तो जहां पर भी बिसाइड आ सकता है, मतलब साथ में आ सकता है, वहां पर आप बाय को यूज कर सकते हो। तो ये बहुत सारे, और डेडलाइन बताने के लिए भी यूज होता है, जैसे डू कंप्लीट योर वर्क बाय फेब, मतलब फरवरी के एंड तक आपने अपना काम को कंप्लीट करना है। तो फेब बाय डेडलाइन बताने के लिए भी यूज होता है कि इतने टाइम तक आपने अपने काम को पूरा करना है। तो देखो ये प्रीपोजिशंस हैं, ये आप साथ साथ सुनते रहो और आपको इस तरह से प्रिपेयर हो जाएंगी कौन सी कहाँ यूज होगी, ठीक है। बाकी आई होप आपने ये चीजें पढ़ी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। अब हमें मेटिकुलस एक वर्ड दिया हुआ है, इसका अपोजिट वर्ड हमें ढूंढना है। तो अपोजिट वर्ड ढूंढने के दो तरीके होते हैं। एक पहला, तो आपको मेटिकुलस का मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मेटिकुलस का मीनिंग नहीं पता है ना, फिर ऑप्शंस में जाओ और देखो ऐसा कौन सा वर्ड है जो तीनों से अलग है। अगर वो तीनों से अलग आपको मिल गया ना, वो मैक्सिमम चांस होते हैं इसका अपोजिट ही होता है वो, क्योंकि क्वेश्चंस में क्या किया होता है कि अगर एंटोनियम पूछा है ना, तो बाकी इसके साइनोनियम्स दिए होंगे, ज्यादातर चांस ऐसे ही होते हैं। तो आप ये चीज याद रख सकते हो। तो मेटिकुलस मतलब होता है कोई भी चीज जो केयरलेस चीज होती है ना। मेटिकुलस का मतलब होता है मतलब केयरफुल वाली चीज, केयरफुलनेस से जब आप काम करते हो, दैट इज नोन एज मेटिकुलस। वेरी केयरफुल अबाउट समथिंग, दैट इज मेटिकुलस। तो इसका अपोजिट हमने बताया था, वो हो जाएगा केयरलेस। मेटिकुलस क्या होता है, व्हेन यू आर वेरी केयरफुल अबाउट समथिंग, अबाउट योर वर्क, तो वो मेटिकुलस। पंक्चुअलस भी वही हो जाता है कि जब आप अपने काम के प्रति बहुत पंक्चुअल हो, ऑन टाइम रहते हो, तो दैट इज पंक्चुअलस। डिलीजेंट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे हम
किसी भी स्टूडेंट के लिए यूज करते हैं ना, ही इज अ डिलीजेंट स्टूडेंट। तो डिलीजेंट मतलब होता है जब आप केयरफुल हो और बहुत सारे एफर्ट्स डाल रहे हो अपने काम के लिए, तो उसके लिए हम डिलीजेंट वर्ड यूज करते हैं। स्क्रपलेस जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है वेरी केयरफुल, इसका भी वेरी केयरफुल। तो देखो हमने केयरलेस निकालने के लिए अगर आपको ये तीनों वर्ड का भी थोड़ा बहुत आइडिया होता है तो आप तब भी उसका केयरलेस निकाल सकते हो। तो मैंने आपको ये ट्रिक याद रखी, अगर आपको नहीं आता है पेपर में और क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना ही है, तो अगर आपको पहले तो मीनिंग पता है तो एंटोनियम साइनोनियम आराम से देख लोगे। अगर नहीं पता है तो ऑप्शंस में जाओ, उसका अपोजिट एक होगा और बाकी साइनोनियम्स होंगे अगर अपोजिट पूछा हुआ है, ठीक है। तो मैक्सिमम चांस होता है ऐसे, बाकी गॉड ग्रेस है, अगर होना हो तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द साइनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। एंड्योर एक वर्ड आपको दिया हुआ है, आपने इसका साइनोनियम ढूंढना है। साइनोनियम मतलब सेम मीनिंग वाला वर्ड ढूंढना है। इंटॉलरेंस, सीज, कम और टॉलरेट, ठीक है। एंड्योर वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एंड्योर होता है कि जब आप किसी पेन को सफर कर रहे हो और उसको सफर करते करते भी अपना काम करे और बिना कंप्लेन करे, इस वर्ड का मीनिंग ये होता है। एंड्योर होता है, जैसे एंडोरेंस होता है ना, एंड्योर मतलब होता है कि आप कोई काम कर रहे हो, आप पेन में भी हो, आप पेन में भी उस काम को कर रहे हो और कंप्लेन भी नहीं कर रहे हो, ऐसी चीज के लिए हम बोलते हैं एंड्योर। तो एंड्योर का मीनिंग यहां से क्या साइनोनियम हो सकता है? टॉलरेट। जब आप किसी चीज को टॉलरेट कर रहे हो और करके भी अपना काम कर रहे हो, दैट इज नोन एज एंड्योर। इनटॉलरेंस होता है जब आप किसी चीज को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो। सीज होता है रोक देना किसी चीज को, तो ये तो एंड्योर का अपोजिट हो गया। स्कम होता है ना, स्कम होता है कि जब आप किसी चीज के साथ फाइट नहीं कर पाते और हार जाते हो फाइट में। जैसे कोई पर्सन होता है, हम बोलते हैं ही इज कम टू हिज इंजुरीज। अगर किसी को लगी है और लगने के बाद उसकी डेथ हो जाती है तो हम बोलते हैं स्कम टू इंजुरीज, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि वो जो लड़ाई थी, जीत हार की, लाइफ की लड़ाई थी, वो हार गया उसमें, ठीक है। स्टॉप फाइटिंग फ्रॉम लिविंग, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द एप्रोप्रिएट कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो यहां पर आपने बताना है कि इस जो सेंटेंस आपको दिया इसकी कॉन्टिन्यूएशन क्या होगी, मतलब ऐसा कौन सा यहाँ पर पार्ट है जो इधर एग्जैक्ट फिट बैठेगा। आप पहले ये समझो क्या है, विल ही बी एंग्री, क्या वो गुस्सा होगा, ठीक है। क्या वो गुस्सा होगा, मतलब ये फ्यूचर की बात हो रही है, विल ही बी एंग्री। अब इसके साथ हम क्या डालेंगे, देखो इफ आई टोल्ड हिम, पहले देखो ये क्या है, इफ ही टेल हिम, इफ आई टेल हिम, ये दोनों प्रेजेंट में है। टेल प्रेजेंट में होता है और टोल्ड होता है पास्ट में, ये दोनों पास्ट में। देखो पास्ट वाले यहां पर नहीं आ सकते क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि विल ही बी एंग्री, क्या वो गुस्सा होगा, क्या वो गुस्सा होगा। तो अभी तक इसने उसके साथ कुछ नहीं किया, बात नहीं करी है। टेल टोल्ड मतलब बात करने के लिए ना, बताना, कुछ बताना। अभी इसने बताया नहीं है, तो ये सोच है कि अगर मैं उसको बताऊंगा तो वो गुस्सा करेगा या नहीं करेगा। तो पास्ट वाले तो आने से रहे क्योंकि अभी उसने बताया ही नहीं है, तो टोल्ड तो आ नहीं सकता। अब ये है, इन दोनों में से एक होगा। इफ ही टेल हिम विल ही बी एंग्री, ये कोई सेंस नहीं बन रहा। अगर वो उसको बताएगा और वो गुस्सा हो जाएगा, ये कोई सेंस नहीं बन रहा है। इफ आई टेल हिम, अगर मैं उसको बताऊंगा, विल ही बी एंग्री, क्या वो गुस्सा होगा, तो ये सेंसिबल है। तो आपने ऐसे लगा के देखना है। देखो मैं यहां पर कोई आपको टेंसेस के रूल्स इतने नहीं बताता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि आपको ना सेंटेंस पढ़ के और उसकी सेंस समझ के भी आप उसको कर पाओ, ऐसा आपको अपने ब्रेन को मैच्योर करना। यहाँ पर रूल्स लगाने बैठ जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। रूल्स आर इंपॉर्टेंट, वो बहुत यूज होते हैं, बट जितना इन क्वेश्चंस का लेवल है, ये इतना डिफिकल्ट लेवल नहीं है इंग्लिश के क्वेश्चंस का। तो आप बिना कोई रूल्स लगाए भी इनको सॉल्व इजिली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चूज द ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग दैट करेक्टली सब्स्टिट्यूट द इडियम फ्रेजेस इन बोल्ड इन द गिवन सेंटेंस। ये बोल्ड में जो दिया हुआ है ना, ये एक इडियम फ्रेज है, मतलब मुहावरे काइंड, और आपने बताना है इसका मीनिंग क्या है, इसका सब्स्टिट्यूट क्या है सेंटेंस में। लूजिंग दैट जॉब, वो जॉब छोड़ने के बाद, वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगिज रियली, वो ब्लेसिंग इन डिसगिज थी रियली। अब देखो ब्लेसिंग इन डिसगिज का मतलब क्या होता है, मतलब जब भी आपको कोई चीज इनिशियली बैड लगे कि वो बुरा किया, आपने गलत किया, बट वो बाद में आपके लिए बहुत अच्छी रहे, उस चीज के लिए हम यूज करते हैं ब्लेसिंग इन डिस्कस, ठीक है। इसका वर्ड का मीनिंग यही होता है। तो वही कह रहा है कि अगर उसने जॉब जो पहले छोड़ दी, वो इनिशियली तो उसके लिए बुरी थी, बट बाद में उसके लिए बहुत अच्छी साबित हुई। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चूज द गिवन पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर। एरर देखना है हमें, इग्नोर द पंक्चुएशन एरर को छोड़ना है अगर नहीं है तो, ठीक है। पंक्चुएशन एरर को छोड़ के बाकी अगर कोई एरर है इस सेंटेंस में तो हमें बताना है। एट 4 PM, 4 बजे की बात है, लास्ट ट्यूसडे, मतलब पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। 4 बजे लास्ट ट्यूसडे मतलब पास्ट की बात चल रही है। आई एम वर्किंग इन द ऑफिस, भाई नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से आपको गलती दिख जानी चाहिए।
कि भाई पास्ट की बात हो रही है और एम यूज कर रहा है, आई एम वर्किंग, मतलब एम प्रेजेंट टेंस है, तो वो ये पिछले हफ्ते की बात चल रही है, ट्यूसडे की वो भी, और आज वो इसमें एम प्रेजेंट की यूज कर रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो आई एम वर्किंग यहाँ पर गलत हो जाएगा। पास्ट की बात है तो टेंस भी पास्ट का आना चाहिए, आई एम वर्किंग नहीं आ सकता, आई वॉज वर्किंग आना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। एक वर्ड है डिनाई, इसका आपको एंटोनियम ढूंढना है। डिनाई होता है मना कर देना, डिनाई का मीनिंग क्या होता है, मना कर देना, ठीक है। अब देखो यहाँ से रिफ्यूज भी मना कर देना होता है, ये इसका साइनोनियम आ जाएगा। कंट्राडिक्ट भी मना करना होता है, डिक्लाइन होता है कम हो जाना, ठीक है। तो मतलब ये तीनों जो हैं इसके एज अ साइनोनियम ही यूज हो सकते हैं। इसका एंटोनियम होता है अफर्म। अफर्म का मतलब होता है किसी चीज को स्ट्रांगली सपोर्ट करना, कि भाई मैं इस चीज को स्ट्रांगली सपोर्ट करता हूं, इसके लिए हम अफर्म वर्ड का यूज करते हैं। तो ये डिनाई का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। डिनाई का मतलब होता है किसी चीज के लिए मना करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस। इन ऑप्शंस में आपने करेक्टली स्पेलिंग जो है वो ढूंढना है। ऑफुल, ये वर्ड है बेसिकली ऑफुल, आपने ऑफुल का स्पेलिंग करेक्ट ढूंढना है, क्या होता है। तो ऑफुल का स्पेलिंग होता है AWFUL, ऑफुल, ठीक है। ऑफुल होता है कोई बहुत बुरी चीज, वेरी बैड के लिए हम ऑफुल वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपको आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस वेदर देयर इज अ ग्रामेटिकल एरर इन द सेंटेंस बिलो। तो यहाँ पर भी वही आ रहा है कि आपने देखना है ग्रामेटिकल एरर है कि नहीं है, ठीक है। इट वॉज द बेस्ट डिसीजन आई हैव एवर मेड इन माई लाइफ। तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक लग रहा है कि ये वो बेस्ट डिसीजन था, जितने भी डिसीजन मैंने मेरी लाइफ में बनाए आज तक उनमें वो सबसे बेस्ट था। तो ये सेंटेंस में मुझे कोई मिस्टेक नहीं लग रही है, तो मैं नो एरर के साथ जाऊंगा, ठीक है। ये पास्ट में बात कर रहा है कि इट वाज द बेस्ट डिसीजन, जिस डिसीजन की बात कर रहा है वो पास्ट में उसने लिया था। आई हैव एवर मेड, जितने भी मैंने डिसीजन लिए हैं, हैव क्या है, पास्ट परफेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म आ रही है मेड, तो इसमें भी कोई गलती नहीं है, इन ऑल करेक्ट है, तो आप नो एरर के साथ जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट कंजंक्शन फ्रॉम द गिवन सेंटेंस टू मेक इट अ मीनिंगफुल वर्ड। तो कंजंक्शन क्या होती है, जो दो वर्ड, दो सेंटेंसेस, दो फ्रेजेस, किन्हीं भी चीजों को जोड़ते हैं, दैट आर नोन एज कंजंक्शन, मतलब जो जोड़ने का, टू कनेक्ट करने का काम करते हैं। यहां पर आपने कंजंक्शन को यूज करना है। आई आस्क्ड हिम टू गो डैश फाइंड माई वॉच। मैंने उसको बोला तुम जाओ डैश वॉच को फाइंड करो, ठीक है। तो यार मैंने क्या बोला होगा, मैंने उसको बोला होगा आई आस्क्ड हिम टू गो एंड फाइंड माई वॉच, ठीक है। ये तो सिंपल है, एंड फाइंड माई वॉच, तो जाओ और मेरी वॉच को फाइंड करो। अनलेस होता है जब तक आप कोई चीज नहीं करोगे, जब तक आप ये नहीं करोगे तो आपको वो नहीं मिलेगा। तो अनलेस मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, सो इसीलिए कि यूज होता है, ठीक है। सो इसलिए कि यूज होता है, सो और देयरफॉर वन आर द सेम। सो इनफॉर्मल हो जाता है, देयरफॉर मोर फॉर्मल हो जाता है, यही इन दोनों में फर्क होता है, ठीक है। नीदर, देखो आपको तीन चीजें याद रखनी है नीदर से। एक होता है नीदर नॉर, नीदर दिस नॉर दैट, ठीक है। नीदर नॉर का मतलब होता है ना मुझे ये चाहिए ना वो चाहिए, नीदर दिस नॉर दैट, ठीक है। एक होता है इधर और, इधर और का मतलब होता है या ये या वो, इधर और का मतलब होता है या ये चाहिए या वो चाहिए। एक होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये हमेशा इकट्ठे लगते हैं, ये याद रखना। नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो ही आएगा, इधर के साथ और आएगा, इधर के साथ और कुछ नहीं आ सकता, नीदर के साथ नॉर आएगा और कुछ नहीं आ सकता। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, ना सिर्फ ये बट ये भी, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, इधर और इधर ये या वो, नीदर नॉर मतलब ना ये ना वो, ठीक है। ऐसे आपको याद है, नीदर नॉर, इधर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सारे कंजंक्शंस ही हैं, ठीक है। कनेक्टिव जो हैं हम इनको बोलते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चूज द साइनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। इस वर्ड का हमें साइनोनियम निकालना है। साइनोनियम होता है सेम मीनिंग वाला। रैंडम, रैंडम चीज, कोई भी रैंडम चीज, जैसे प्लान्ड, सिस्टमैटिक, मेथोडिकल, बाय चांस। रैंडम मतलब बाय चांस, बाय चांस, रैंडम चांस के साथ लिंक हो जाता है कि मतलब रैंडम कोई एग्जैक्ट नहीं पता, कोई सिमेट्री नहीं है, बाय चांस कोई चीज आ गई, तो दैट इज रैंडम। प्लान तो हो गया ना पूरा सिस्टमैटिक वे में, सिस्टमैटिक वर्ड का मीनिंग भी यही है। और मेथोडिकल का मीनिंग होता है केयरफुल वे ऑफ डूइंग समथिंग, मतलब केयरफुल तरह से किसी चीज को भी किसी काम को केयरफुल वे में करना, तो मतलब आपने सिस्टमैटिक वे में किया होगा, तो ये भी एक सिस्टमैटिक है। ये तीनों रैंडम के जो हैं, ये तीनों क्या आ जाते हैं, रैंडम के ये तीनों आ जाते हैं एंटोनियम्स, ये रैंडम के एंटोनियम्स में आ जाते हैं,
ठीक है, ये सिस्टमैटिक वे में काम हो रहा है और बाई चांस जो है वो क्या हो रहा है, वो इसका साइनोनियम आ जाता है रैंडम का। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आप जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट उसमें वीएलडब्ल्यू या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उन पे ला रहे हैं, आप चैनल में जाके देखें। कंटेंट पसंद आ रहा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पॉलिटी, हिस्ट्री वगैरह की सीरीज हमने चलाई है, आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड चीजें भी डाली थी, ठीक है, कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज भी डाले हुए हैं, एमसीक्यूज वगैरह पढ़े हुए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में वॉच करें। और सारा कंटेंट रीसेंट ही पड़ा है, 1 महीना पहले हमने चैनल स्टार्ट करा था और आप ही हमारा सपोर्ट करें इस चैनल को बढ़ाने में और इसको शेयर भी करें जिन जिन बच्चे कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन करें। वी नीड योर सपोर्ट एज वी आर इन आवर इनिशियल फेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।